सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहद आसान टॉपिक, एंजाइम उत्प्रेरण, या बोलते हैं इसको जैव रासायनिक उत्प्रेरण, एंजाइम कैटालिसिस और बायोकेमिकल कैटालिसिस। देखो क्या होता है एंजाइम उत्प्रेरण। देखो, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल के साथ कोलोइडी विलयन बनाते हैं। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं जो जीवों में होने वाली अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण, अपचन, जल अपघटन आदि को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो देखो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और ये वास्तव में ये प्रोटीन अणु होते हैं और ये जल के साथ में कोलोइडी विलयन बनाते हैं। बहुत प्रभावशाली उत्प्रेरक होते हैं जो जीवधारियों के अंदर जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचन आदि अनेक जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करने का काम करते हैं एंजाइम। जीवों के शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उनका वेग बढ़ाने का काम ये एंजाइम करते हैं। तो एंजाइम किसे कहते हैं, वो एंजाइम उत्प्रेरण किसको बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होना ही कहलाता है एंजाइम उत्प्रेरण। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण। इसको उतार लीजिए और अब हम देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, C12H22O11। ये होता है इक्षु शर्करा, इक्षु शर्करा, केन शुगर, या इसको बोलते हैं सुक्रोस। सुक्रोस सुक्रोस के जो जल अपघटन की क्रिया होती है वो इनवर्टेस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। जो इनवर्टेस एंजाइम होता है वो सुक्रोस का जल अपघटन कर देता है, इस जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, जिससे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक इसमें ग्लूकोज होता है, एक इसमें फ्रक्टोज होता है। दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनका जो संरचना सूत्र होता है दोनों का अलग अलग होता है। तो सुक्रोस के या कहें इक्षु शर्करा, केन शुगर के जो जल अपघटन की क्रिया होती है वो इनवर्टेस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है और इस अभिक्रिया को प्रतिलोमन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिलोमन, इनवर्जन, इस अभिक्रिया को प्रतिलोमन इसलिए कहते हैं, जल अपघटन से ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का विलयन बनता है, इस विलयन का जो ध्रुवण घूर्णकता का चिन्ह होता है वो सुक्रोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णकता के चिन्ह के विपरीत होता है। इसका ध्रुवण घूर्णकता का चिन्ह, इस विलयन का, ये केन शुगर जो है इसके ध्रुवण घूर्णकता के चिन्ह के विपरीत होता है, इसलिए ये अभिक्रिया इसको प्रतिलोमन भी कहते हैं। तो एक उदाहरण ये हो गया सुक्रोस का जल अपघटन। सुक्रोस का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है, इनवर्टेस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। देखो ये C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज दोनों एथिल अल्कोहल में बदलते हैं। इनका
परिवर्तन एथिल एल्कोहल में होता है। ये C2H5OH क्या है, एथिल एल्कोहल प्लस 2CO2। और ये जो अभिक्रिया है ये जाइमेज एंजाइम के द्वारा ये उत्प्रेरित होती है। यानी कि ग्लूकोज में फ्रक्टोज के एथिल एल्कोहल व CO2 में परिवर्तन की अभिक्रिया जाइमेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। और ये जो जाइमेज एंजाइम है, और इससे पहले जो इन्वर्टेज एंजाइम बताया था, ये यीस्ट में पाए जाते हैं, खमीर में ये एंजाइम पाए जाते हैं। तीसरा एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण देखो, जो स्टार्च होता है, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। इसकी बहुत सारी यूनिटें आपस में जुड़ी रहती हैं, और 2 यूनिट लीजिए इसकी, प्लस NH2O। ये क्या है, स्टार्च का सूत्र है। स्टार्च के जो जल अपघटन की अभिक्रिया होती है ये डाइस्टेज अंग्रेजी में बोलते हैं डाइस्टेज, ये इस एंजाइम के द्वारा ये उत्प्रेरित होती है। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, C12, और इसके N अणु बनेंगे C12H22O11। ये है माल्टोज शर्करा। तो जो डाइस्टेज एंजाइम होता है, और ये जो डाइस्टेज एंजाइम होता है ये अंकुरित जौ में पाया जाता है। अंकुरित जौ को माल्ट बोलते हैं, माल्ट में पाया जाता है। तो ये एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलने की क्रिया को ये एंजाइम उत्प्रेरित करता है। और एक एंजाइम होता है माल्टेज। जो माल्टेज एंजाइम होता है ये माल्टोज शर्करा को C12H22O11, ये है माल्टोज शर्करा प्लस H2O। माल्टोज शर्करा का जल अपघटन हो रहा है, और एंजाइम होता है माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा के जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिससे ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, 2C6H12O6। ये बनता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनता है। तो ये 3 उदाहरण आपने लिखे। अगला उदाहरण देखिए, एक एंजाइम होता है यूरिएज एंजाइम यूरिया के जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। यूरिया का सूत्र ये होता है NH2CONH2, यूरिया प्लस H2O। और एंजाइम लिखो यूरिएज है ना, अंग्रेजी लिखेंगे यूरिएज। ये जो यूरिएज एंजाइम होता है ये यूरिया के जल अपघटन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, और जल अपघटन से ये बनता है, 2 अणु बनते हैं अमोनिया के, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, और ये O इसमें जुड़ जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2NH3 प्लस CO2, 2NH3 प्लस CO2। उतार लीजिए इनको। एंजाइम उत्प्रेरण का अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 6। देखो, दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध दही में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, एक एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलस। एंजाइम का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। देखो, दूध का दही में परिवर्तन एक एंजाइमिक अभिक्रिया है, मतलब एंजाइम के द्वारा होने वाली अभिक्रिया है। और ये वो एंजाइम होता है
ये लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखो, यही वो एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा देखो, एक हमारी लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन। लार में एंजाइम कौन सा बताया मैंने? टाइलिन। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को ये माल्टोस शर्करा में बदल देता है। ये एंजाइम स्टार्च को कहीं में माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम रोटी का टुकड़ा, अनाज की रोटी का टुकड़ा या मक्का की रोटी का टुकड़ा जो है वो कुछ देर तक उसको चबाते रहते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ समय के बाद में वो रोटी हमें मीठी लगने लगती है, टुकड़ा हमें मीठा लगने लगता है। इसका कारण ये होता है कि हमारी लार में एक ये एंजाइम पाया जाता है, ये टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम जो है ये रोटी में जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदल देता है, जिसकी वजह से हमें रोटी जो है वो मीठी लगने लगती है। अगला उदाहरण देखिए, एक एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, ये वसा तथा तेल का जल अपघटन वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल, ये लाइपेज एंजाइम वसा और जो तेल होते हैं ना उनका जल अपघटन वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में कर देता है। इसी प्रकार से एक हमारे अमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन आमाशय में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में। और आंत में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का जल अपघटन एमिनो अम्ल में कर देता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम उत्प्रेरण के कई सारे मैंने आपको उदाहरण बताए। तो एंजाइम क्या होते हैं? ये जीवधारियों के शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करने का कार्य ये एंजाइम करते हैं। उनकी जीवधारियों के शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनका वेग बढ़ाने का काम ये एंजाइम करते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। तो ये बात हुई एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। यस, अब हम देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, सर्वोत्तम दक्षता, और इसे बोलेंगे मोस्ट हाईली इफिशिएंट। देखो जो एंजाइम होते हैं वो बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती है उनमें उत्प्रेरकों की जो इफिशिएंसी होती है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की,
वो बहुत ज़्यादा होती है। एंजाइम का एक अणु 1,00,000 अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है 1 मिनट में। एंजाइम का एक अणु 1,00,000 अभिकारक अणुओं को प्रोडक्ट में बदल सकता है 1 मिनट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम उत्प्रेरण की जो दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंजाइम बहुत प्रभावशाली उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा, जो एंजाइम होते हैं विशिष्ट प्रकृति होती है उनकी, उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है, स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक नेचर। जो एंजाइम होते हैं उनकी बड़ी विशिष्ट प्रकृति होती है। एक एंजाइम जो होता है वो केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ये नहीं कि एक एंजाइम जो है वो कई रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो एंजाइमों की जो प्रकृति होती है वो बड़ी विशिष्ट होती है। जैसे जो इन्वर्टेस एंजाइम होता है, इन्वर्टेस एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज के जल अपघटन की क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, यानी कि वो अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को वो उत्प्रेरित करेगा। एक उत्प्रेरक केवल एक रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, किसी एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसलिए जो एंजाइमों की प्रकृति होती है वो बहुत विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक नेचर होती है। अच्छा, अगला इनका अभिलक्षण देखो। जो एंजाइम होते हैं, प्रत्येक एंजाइम जो है वो एक निश्चित ताप पर उसकी सक्रियता अधिकतम होती है। प्रत्येक एंजाइम की जो अधिकतम सक्रियता होती है वो किसी निश्चित ताप पर होती है। उस ताप को बोलते हैं अनुकूलतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अनुकूलतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस ताप पर एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो सर्वाधिक होती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं अनुकूलतम ताप। एंजाइमों के लिए जो अनुकूलतम ताप होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में लिखे 298 केल्विन से 3110 केल्विन। इस टेम्परेचर पर 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइमों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। इससे कम टेम्परेचर पर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइमों की जो सक्रियता होती है वो घट जाती है। देखो, जो हमारा शरीर होता है, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि एंजाइमों के लिए ये एक अनुकूलतम टेम्परेचर होता है। अगला इनका लक्षण देखिए, अनुकूलतम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। देखो, प्रत्येक एंजाइम इसी प्रकार से प्रत्येक एंजाइम जो होता है ना वो किसी एक निश्चित पीएच पर अधिकतम सक्रिय होता है। किसी एक निश्चित पीएच पर उसकी जो सक्रियता होती है वो अधिकतम होती है, और वो पीएच कहलाती है उसकी अनुकूलतम पीएच, या ऐसा बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच।
और एंजाइमों के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो होती है 5 से 7। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? 5 से 7। इस पीएच पर जो एंजाइम होते हैं वो सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगला अभिलक्षण देखते हैं एंजाइम प्रेरण का। देखो, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइमों में प्राय एक एप्रोटीन भाग भी होता है। एप्रोटीन भाग, इसको बोलते हैं नॉन प्रोटीनस पार्ट। एंजाइमों में प्राय एक एप्रोटीन भाग होता है जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। जो एंजाइम की सक्रियता को क्या बढ़ा देता है, और ये अर्थात वो एंजाइम के लिए वर्धक का काम करता है, वर्धक का कार्य करता है। तो एंजाइमों में प्राय एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है, या कहे वो एंजाइम के लिए वर्धक का काम करता है। और इस नॉन प्रोटीनस भाग को कहते हैं सह एंजाइम। इसको बोलते हैं सह एंजाइम, को एंजाइम। देखो, को एंजाइम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइमों में एक नॉन प्रोटीनस पार्ट जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसी को बोलते हैं कोएंजाइम। और ये जो कोएंजाइम होता है ये विटामिन्स भी हो सकता है, और प्राय ये धात्विक आयन होता है। ये जो सह एंजाइम होता है ये प्राय क्या होता है, एक धात्विक आयन होता है, जैसे Na आयन, Mg आयन, है ना, कोबाल्ट आयन और ये क्यूप्रिक आयन। ये कोएंजाइम क्या होते हैं, प्राय ये होते हैं। और जब ये आयन एंजाइम के अणुओं से दुर्बल रूप से आबंधित होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं ये एंजाइम के साथ में, तो ये फिर वर्धक का काम करते हैं, एंजाइम की सक्रियता को ये बढ़ा देते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है एमिलेज एंजाइम NaCl सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और सोडियम क्लोराइड में भी कौन सा आयन होता है, Na आयन होता है। Na आयन जो एमिलेज एंजाइम होता है सोडियम आयन की उपस्थिति में, इसकी जो सक्रियता होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये सोडियम आयन कहीं का कार्य करता है, कोएंजाइम का कार्य करता है। yes. अगला अभिलक्षण देखते हैं। देखो, कुछ अकार्बनिक यौगिक जैसे HCN, H2S, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये एंजाइमों की जो सक्रियता होती है उसको या तो कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से कुछ भारी धातुओं के आयन जैसे Ag आयन और जैसे मर्क्यूरिक आयन, ये आयन जो होते हैं ये एंजाइमों की सक्रियता को ये पूरी तरह से कम या नष्ट कर देते हैं। और वे पदार्थ जो एंजाइमों की सक्रियता को कम करते हैं क्या कहलाते हैं, संदमक है, या पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, उन क्या बोलते हैं, उनको विष बोलते हैं। तो जो संदमक यानी कि ये पदार्थ संदमक या कहीं विष का कार्य करते हैं एंजाइमों के लिए, संदमक या कहीं का कार्य करते हैं विष का। जो संदमक और विष होते हैं ना, वे एंजाइमों की सक्रियता को या तो कम कर देते हैं या पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कैसा करते हैं, जो संदमक या विष होते हैं ये एंजाइमों की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूहों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे जो एंजाइमों की सक्रियता होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है या वो कम हो जाती है। कैसे करते हैं ये एंजाइमों की सक्रियता को कम या नष्ट, क्योंकि
ये जो संदमक या विष होते हैं, ये एंजाइमों की सतह पर जो सक्रिय क्रियात्मक समूह होते हैं ना, ये उनके साथ में अन्योन्य क्रिया करते हैं, उनके साथ में ये पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिससे क्रियात्मक समूहों की जो सक्रियता होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि उत्प्रेरक की सक्रियता वो नष्ट हो जाती है या वो कम हो जाती है। तो ये हुई एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। अब देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। देखो, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जल में कोलोइडी विलयन बनाते हैं, ये कोलोइडी कणों के रूप में रहते हैं। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइमों के कोलोइडी कणों के पृष्ठ पर एक निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइमों के कोलोइडी कणों के पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं। ये बोला मैंने, निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं। ये कहाँ होते हैं? जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम के कोलोइडी कणों के जो पृष्ठ होते हैं, सरफेस जो होती है, उस सरफेस पर, कोलोइडी कण के पृष्ठ पर ये निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं। और इन निश्चित आकृति के केंद्रों में निश्चित आकृति वाले अभिकारक अणु ही फिट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एंजाइम है, एंजाइम के पृष्ठ पर ये निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र है और इसमें निश्चित आकृति के अभिकारक अणु ही फिट हो सकते हैं। तो एक प्रकार से कहें कि जो एंजाइम और जो अभिकारक होता है ना, एंजाइम और अभिकारक को क्रियाधार या उसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, इन दोनों में आपस में ताले और कुंजी का संबंध होता है। ताले व कुंजी का संबंध होता है। जिस प्रकार से ताले में एक विशेष प्रकार की चाबी से ही वो खुलता है, इसी प्रकार से जो अभिकारक अणु होते हैं, वो निश्चित आकृति के अभिकारक अणु एक निश्चित एंजाइम के पृष्ठ पर वो आते हैं, उसके पृष्ठ से वो जुड़ते हैं और वहाँ पर वो अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आधुनिक धारणा के अनुसार पहले जो है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट अभिकारक जो होता है, वो आपस में मिलकर के, एंजाइम और सबस्ट्रेट ये आपस में मिलकर के ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अस्थायी होता है। ये फिर से एंजाइम और जो प्रोडक्ट होता है अभिक्रिया का, उसमें ये डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि जो एंजाइम उत्प्रेरित जो अभिक्रिया होती है, उसको हम ये मान सकते हैं कि वो दो भाग में पूरा होती है। पहले एंजाइम और अभिकारक, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम में, और जो अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं वो उसमें टूट जाते हैं। देखो, जो एंजाइम होते हैं उनके पृष्ठ पर क्या बताया मैंने? निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं। और ये जो निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं ना, इन केंद्रों पर सक्रिय समूह होते हैं, जैसे NH2, COOH, SHOH, जो निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं एंजाइम के पृष्ठ पर,
उनमें ये सक्रिय समूह होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। देखो जैसे तो एंजाइम उत्प्रेरण जो होता है वो ये माना जाता है कि ये 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले एंजाइम और क्रियाधार यानी कि अभिकारक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है फिर ये एंजाइम में और जो अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है उसमें ये टूट जाता है। और जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम की सतह पर निश्चित आकृति, देखो पहले भी बताया है कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो प्रकृति होती है ना वो बहुत विशिष्ट होती है। एक एंजाइम किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, ये नहीं कि एंजाइम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, किसी विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइमों ऐसा इसलिए होता है कि जो एंजाइम होता है उसके पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं जिसमें निश्चित आकृति के अभिकारक अणु ही फिट हो सकते हैं। तो जब एंजाइम और अभिकारक आपस में मिलते हैं तो वे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इनमें आपस में ताले व कुंजी का संबंध होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो एंजाइम में और अभिक्रिया के उत्पाद में वो टूट जाता है। देखो जिस प्रकार से जो उत्प्रेरक होते हैं ना वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देते हैं, उसी प्रकार से जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम रासायनिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसका मान वो घटा देते हैं। और एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया एक नया पथ ग्रहण कर लेती है जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से अभिक्रिया जो है वो तेजी से होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुई एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि और आज हमने ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण हमने देखे और एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने साथियों में इसको शेयर करना ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।